स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर है ये आपका 5, लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर आपको पता ही है कि अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, तो इस तरीके से कहीं हिल्स हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो है लैंड फॉर्म्स आपको जो है देखने को पूरे अर्थ पे मिलते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि जो अर्थ है हमारा, वो अर्थ बना किस चीज का हुआ है? सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक रॉक। किसका बना हुआ है? सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक रॉक लेयर्स, नेमली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब देखो ये किस चैप्टर की बात कर रहा है? फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई जो क्रस्ट है वो 7000 ये सॉरी 60 किलोमीटर तक नीचे था। किसके? माउंटेन्स के नीचे, और समुद्र के नीचे कितना 5 to 10 किलोमीटर के करीब का था। 7000 किलोमीटर डायमीटर था किसका? आपका कोर का जो इनर है। और फिर उसके बाद मेंटल मेंटल का जो थिकनेस था वो कितना था? 2900 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में ये बात डिस्कस हो चुकी है। बहुत ज्यादा जो है हीट है अर्थ के इंटीरियर में। और हमने ये भी देखा था कि भाई बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह भी हैं जो बहुत सारे हीट जनरेट करते हैं। तो ये जो अर्थ के इंटीरियर का जो हीट है डज नॉट ट्रेवल टू द सरफेस, पूरे सरफेस पे नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि रॉक्स कैसे होते हैं, पत्थर कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यानी कि इसके इंटीरियर में जो हीट है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता सरफेस पे। तो ये जो इंटरनल हीट है अर्थ का, इसीलिए क्या करता है? पिघलाता है। किसको पिघलाता है? रास्ते में रोड़ा कौन बन रहा है? पत्थर रोड़ा बन रहे हैं, तो इन पत्थरों को पिघलाता है। और ये एस्थेनोस्फीयर जो कि जस्ट क्या है, अंडरनीथ द क्रस्ट, उसको कैसा रखता है? सेमी मोल्टेन स्टेट में। यहाँ पे जो आपका टॉप लेयर क्रस्ट है, क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है ना, मेंटल का ऊपर वाला पार्ट और क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट जो मोल्टेन स्टेट में है, उसी को हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो यहाँ पे उस एस्थेनोस्फीयर को ये क्या करता है? बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रखता है, गला हुआ रखता है, मिल्टेड रहता है। तो ये कभी देखा होगा, रोड वोड बन रहा होगा तो इस तरीके से सीरीज ऑफ रॉक वगैरह तुम्हें देखने को मिलेंगे। यहाँ पहाड़ी एरियाज में भी तुमको ऐसा देखने को मिलेगा। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है? सेवरल कंडीशन, बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से लैंड फॉर्म का डेवलपमेंट होता है सरफेस के ऊपर अर्थ के। अभी कनेक्शन देख रहे हो, अर्थ के इंटीरियर से हीट निकला, हीट बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पा रहा है, रॉक्स को मेल्ट कर रहा है, क्रस्ट के जस्ट बीनीथ में पूरा मेल्ट किया हुआ सरफेस है। अब ये जो है ना, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है, मतलब बनता है सरफेस के ऊपर अलग अलग लैंड फॉर्म। यानी कि धरती के ऊपर अलग अलग संरचना बनती है, धरती मतलब आकार लेता है क्रस्ट जो है मेनली। तो लैंडफॉर्म क्या होता है? एक प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से एक जो है फीचर है किसका? अर्थ के सरफेस का। लैंडफॉर्म क्या है? नेचुरल फीचर। जैसे पहाड़ वगैरह, प्लेड्यू वगैरह देखने जाते हो तो इसकी बात कर रहा है कि ये कैसा है? एक प्राकृतिक रूप से नेचुरल फीचर है। कॉजेस का मतलब समझते ही हो कि क्या वजह है डेवलपमेंट की, लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट की, किस तरह से ऐसा होता है कि अनइवन लैंड है हर जगह पे अलग अलग तरीके का। कहीं समतल मैदान भी तुम्हें मिलेगा, नॉर्दर्न प्लेन की बात करो, कहीं हिमालय जैसी पहाड़ियां भी तुम्हें मिलेंगी, और कहीं जो है तिब्बत वाले तुम्हें प्लेट्यूज भी मिलेंगे। तो पहला ये कॉज है प्लेट टेक्टोनिक। किसकी बात कर रहा है? प्लेट टेक्टोनिक की। कि जो लिथोस्फियर है, लिथोस्फियर किसकी बात कर रहा है? हमने यहाँ पिछले चैप्टर में देखा था कि ये आपका जो है, ये नीचे ये पूरा क्रस्ट का पार्ट, ये पूरा क्या है? ये पूरी तरह से आपका क्रस्ट है, अपर लेयर है, ठीक है, क्रस्ट है। क्रस्ट में भी ये देखो, ये जो पार्ट, ये जो पार्ट पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, ये पार्ट पानी में डूबा हुआ है, ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है हाइड्रोस्फीयर। और जिसपे हम लोग रह रहे हैं वो क्या है? आपका कॉन्टिनेंट है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? लिथोस्फीयर, जिसके ऊपर लाइफ है, हम लोग यहाँ जी रहे हैं, लाइफ तो इसमें भी है। तो ठीक है, तो मेनली क्रस्ट के ऊपर यहाँ पे, तो ये जो है कॉन्टिनेंट, या कह सकते हो लिथोस्फीयर, यानी लिथो का मतलब ही होता है क्या? पत्थर। तो प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहा है कि जो लिथोस्फीयर है वो टूटा हुआ है सेवरल स्मॉल और बिग प्लेट में। ये जो लिथोस्फीयर है
ये टूटा हुआ है, इस ये प्लेट्स में टूटा हुआ है, इस तरीके से प्लेट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, जो कि फ्लोट कर रही है किसके ऊपर, सेमी मोल्टेन एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। क्रस्ट के जस्ट बीनीथ में, क्रस्ट के जस्ट बीनीथ में ये जो लेयर है, ये जो गली हुई लेयर है, जो अर्थ के टेम्परेचर्स की वजह से ये जो है बिल्कुल मोल्टेन स्टेट में है, और इसी के ऊपर ये जो पार्ट है, अलग अलग प्लेट्स क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, है ना, बिल्कुल ऐसा एक जैसा है, लेकिन ये क्या है, एक्चुअली में ये प्लेट है, बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी प्लेट्स हैं, तो बहुत बड़ी प्लेट्स हैं ये, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये किसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। अच्छा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है इन प्लेट्स का, ये बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो कि इन प्लेट्स से क्या हो सकता है कि ये प्लेट्स, अच्छा पहले यहां देख लेते हैं, प्लेट्स क्या करती हैं, पुश करती हैं, कोलाइड करती हैं या स्लाइड करती हैं, एक दूसरे को पास करती हैं, मतलब ये प्लेट्स हैं, तो इनमें कहीं से जो है दो तरफ अगर फोर्स लग रहा है, तो ये प्लेट्स जो है यहाँ पे आपकी अलग हो गई। तो एक तो ये होता है, ठीक है, एक ये हो गया कि प्लेट्स क्या हुई आपके अलग हो जाती हैं, ठीक है, पुश करती हैं एक दूसरे को भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि प्लेट्स आगे को मूव कर रही है, और ये अगर कमजोर प्लेट है, क्या है, थोड़ी सी वीक है, तो ये क्या करेगी, ये नीचे इसके सबडक्ट हो जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये जो प्लेट्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे को स्लाइड भी करती हैं, टकरा के ऐसे गुजरती हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकरा के, तो इस तरीके से, है ना, पूरा इसके ऊपर क्या है, ये स्थेनोस्फीयर के ऊपर ये बहुत लार्ज लार्ज प्लेट्स हैं, और यही कॉन्टिनेंट वगैरह सब आपका फॉर्म कर रहा है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या कर रही है, मूव कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो हमने बताया कि भाई एक दूसरे से अलग भी होती हैं, और ये सबडक्ट भी होती हैं, नीचे सबमर्ज भी हो रखता है प्लेट, और ये थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगी, या फिर एक दूसरे को स्लाइड करते हुए भी जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है इन द सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट। सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट जो कि रहता है दो या दो से ज्यादा प्लेट्स के बीच में, तो उसमें डिस्टरबेंस आता है, और डिस्टरबेंस की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक है ये कॉम्प्रेस हो जाती है, दबाव बनता है इस पे, और इस कॉम्प्रेशन की वजह से फोल्डिंग होती है किसकी, रॉक्स की। चलो फिर देखते हैं इसको, पहले इसको समझते हैं कि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ये पहाड़ है, और ये मान लो कि ये सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट, ठीक है, सेडिमेंट्स या सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ये है, और ये फिर इधर भी पहाड़ वगैरह है। ये पूरा डायग्राम इस तरह से समझो। अब क्या होगा कि मान लो फोर्स इधर भी लग रहा है और इस साइड से इधर लग रहा है, तो अगर फोर्स इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, तो ये दोनों पहाड़ क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। ये पहाड़ क्या करेंगे, ये पहाड़ एक दूसरे के करीब आएंगे, तो ये जो सेडिमेंट्स है इनमें क्या होगा, इनमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, और ये करीब आने की वजह से क्या हो जाएगा, करीब आएंगे तो ये ऊपर की तरफ उठेंगे, और यही फॉर्म करेगा क्या, एक अलग तरीके का लैंड फॉर्म, ठीक है। यही बात कह रहा है ये कि दो तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक ये ऐसे कॉम्प्रेस होगा तो ऊपर की तरफ यहाँ पे उठ जाएगा। तो कह रहा है कि लाइंग बिटवीन टू और मोर प्लेट्स के बीच में जब रहता है तो सेडिमेंट्री रॉक पे दबाव पड़ता है, ये कॉम्प्रेशन कहलाता है, फोल्डिंग लेके आता है पत्थरों की, पत्थरों की क्या होती है यहाँ पे, फोल्डिंग हो जाती है, तो ये ऐसे फोल्ड हो गए, ठीक है। ये आपका क्रेस्ट हो गया, ये आपका ट्रफ, आप समझते ही हो इसे। तो इस तरीके से जो है कि अलग एक लैंड फॉर्म यहाँ पे बनती है। कह रहा है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो फोल्ड माउंटेन्स है, अच्छा इस वाले प्रोसेस से जो माउंटेन्स बन रहे हैं, देख रहे हो कैसे बन रहे हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, क्या नाम है इनका, फोल्ड माउंटेन्स। किस तरह के हैं, फोल्ड माउंटेन्स। तो ये जो फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं पूरी दुनिया के, ये फॉर्म हुए हैं इसी तरीके से, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सारे के सारे। जो फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मेशन के लिए, इसको क्या बोलते हैं, ओरोजेनिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ओरोजेनिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट अभी हमने पीछे देखा कि दो पहाड़ियों की तरफ से ये प्लेट टेक्टोनिक्स है, ये दो तरफ से कॉम्प्रेशन लग रहा है, तो यहाँ पे बीच में ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये डीफॉर्म हो रहा है और फोल्ड हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट हुआ है, इस मूवमेंट का क्या नाम है, इस फोर्स का क्या नाम है, ओरोजेनिक मूवमेंट। फोर्सेस जो जिम्मेदार है फोल्ड माउंटेन के बनाने के लिए, ओरोजेनिक मूवमेंट कहा जाता है। ओरोजेनिक का मतलब ही क्या होता है,
माउंटेन बिल्डिंग, कि इससे क्या बनेंगे, पर्वत बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे। चलो आगे देखते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं एक्ट एट अ टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। तो इस तरह से है, ये फोर्सेस कैसे लग रही हैं, ऐसे ही लग रही है ना फोर्सेस, बिल्कुल कैसे हैं, टेंजेंट हैं किसके, टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से ये फोर्सेस कैसी लग रही हैं, बिल्कुल इस तरीके से, ये तुम्हारा रेडियस है अर्थ का, ये तुम्हारा सेंटर है अर्थ का। तो कैसे लग रही है फोर्सेस, ये बिल्कुल आपका टेंजेंटली लग रही हैं। आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, अपलिफ्ट होना, ऊपर की तरफ उठना, या सबमर्जेंस यानी डूबना, सिंक करना। तो दूसरा जो सेट है फोर्सेस का, सेट ऑफ फोर्सेस है जो ऑपरेट करती है अंदर में अर्थ के, वो एक्ट करती है अलोंग रेडियस फ्रॉम द अर्थ सेंटर टू द सरफेस एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्केल अपलिफ्ट और सब्सिडेंस ऑफ लैंड एरिया। अब यहां पे देख रहे हो कि ये देखो किस तरह से लग रहा है फोर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें बताया था अभी कि ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, तो ये दो प्लेट्स अगर एक दूसरे से टकराएं, ठीक है, टकराएंगे, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये प्लेट थोड़ी सी वीक है तो क्या करेगी, ये इसके नीचे जो है जाके सिंक करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, भारी है, हैवी है और कमजोर भी है, तो ये इसके अंदर क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, और जब सिंक करेगी तो ये इस थोड़ा सा उठेगा भी। तो ऐसे में ही समंदर में ट्रेंचेस भी फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होता है, ट्रेंचेस, जो है ज्यादा डीप जो है सी वहां पे बनती है, तो ट्रेंचेस भी फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से भी आपको सब्सिडेंस मिलेगा, और सब्सिडेंस यहाँ पे देखो हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ उठेगा, कौन उठेगा, एक तरफ का लैंड। तो क्या कह रहा है, या तो अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस, ये भी फोर्स ऑपरेट कर रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, लैंड फॉर्म बनेगा। तो ऐसे में लैंड एरिया जो है आपकी उड़ जाएगी। तो ये जो वर्टिकल मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, एपेरोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं, या फिर कंटेंट बिल्डिंग मूवमेंट बोलते हैं। अब कंटेंट बिल्डिंग मूवमेंट जैसे कि देखो, ये सारी चीजें अगर समंदर के नीचे होती हैं, किसके नीचे, समंदर के नीचे, तो समंदर के नीचे क्रस्ट की बात हो रही है, यही जो आपका एस्टेनोस्फियर के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स अगर टकराएंगी, है ना, यहाँ पे, तो क्या होगा कि एक पार्ट जो है ऊपर की तरफ ऐसे उड़ जाएगा, है ना, कलर चेंज कर दे रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, और जो पार्ट ऊपर की तरफ उड़ जाएगा तो इसी को तो हमने बताया था कि भाई कॉन्टिनेंट है, तो ये कॉन्टिनेंट फॉर्म होगा, तो इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, एपिरोजेनिक मूवमेंट या फिर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट। एपिरोस क्या मतलब ही क्या होता है, कॉन्टिनेंट, एपिरोस का मतलब कॉन्टिनेंट, जेनिक का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग। तो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट यहां पे हो रहा है। तो ऐसे जो मूवमेंट होते हैं आर द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग और क्रैक्स इन द अर्थ सरफेस। तो है ना, ऐसे फॉल्टिंग की वजह से भी है ना, द टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक तरफ से दूसरी तरफ जो है खिसक जाए, एक नीचे चली जाए, एक ऊपर हो जाए। जैसे और फर्दर मैं बता दे रहा हूं, जैसे इस तरीके से प्लेट है, अब ये प्लेट क्या हो गई, दूसरे पार्ट में ये एक का ऊपर उड़ जाना और दूसरी वाली स्लाइड करके कहाँ चली जाए, थोड़ी सी नीचे चली जाए। तो ये जो फॉल्ट होगा, तो इस फॉल्ट से क्या बनेगा आपका, इस फॉल्ट से आपका कॉन्टिनेंट बनने वाला है, ये ऊपर समंदर के सतह के ऊपर आ जाएगा, और ये क्या फॉर्म करेगा, देखो आपका कॉन्टिनेंट फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग। ब्लॉक माउंटेन बेसिन, रिफ्ट वैलीज, ये सब प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, इन सारी मूवमेंट की वजह से, है ना, इस सारी मूवमेंट की वजह से ये कुछ ऐसा होता है। 10 द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एक्टिविटीज किसके ऊपर जो ऑकर होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे होती हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये दो पहाड़ है ना, इनके बीच में ये एरिया है। अब फोर्सेस इनको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब फोर्सेस इनको सेपरेट करेंगे तो देखो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउन हो जाएगा, और ये एरिया फैल जाएगा, और ये जो बेसिन बनेगा, ये जो बेसिन बनेगा इसी की बात कर रहा है ना। ब्लॉक माउंटेन्स
ब्लॉक माउंटेन्स, बेसिन, रिफ्ट वैलीज वगैरह जो प्रोड्यूस होती हैं वो इस तरह के मूवमेंट से प्रोड्यूस होती हैं। फोर्सेस दोनों साइड लगते हैं, इस तरफ और इस तरफ सेपरेट करते हैं इनको। फिर इसके बाद देखते हैं कि अबव टू फोर्सेस, जो दो फोर्सेस हमने अभी ऊपर देखे, एक तो टेक्टोनिक मूवमेंट वाला और एक ये एपिरोजेनिक और उसके बाद ओरोजेनिक करके, तो ये दो फोर्सेस नेमली ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक की बात करें तो ये एक साथ इनको क्या बोलते हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक साथ, डायस्ट्रॉफिक फोर्स। डायस्ट्रॉफिक फोर्स का मतलब ऐसे फोर्स जो ओरिजिनेट हो रहे हैं कहां से, डीप इनसाइड द अर्थ। एक्चुअल में किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ की हीट की वजह से ही हो रहा है। और ये एक्ट करते हैं कैसा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। कैसा हुआ, हॉरिजॉन्टली भी मूवमेंट हमने बताया था और आपको बताया था कि यहाँ पे फॉल्ट्स होते हैं भाई, वर्टिकली भी एक्ट करता है कि एक जो अपनी जगह पे रह गया दूसरा जो है अपलिफ्ट हो गया। एंड प्रोड्यूस रिलीफ फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू वगैरह, ये सब पर्वत, पहाड़, पठार, प्लेन्स वगैरह, लेक्स वगैरह, ये सब जो है बनते हैं या बड़े बड़े फॉल्ट्स होते हैं इसकी वजह से। अब ये क्या होगा, इसके अंदर अगर वाटर फिल होगा तो ये क्या बन जाएगा, लेक बन जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसकी बात करते हैं। डायस्ट्रोपिक फोर्स, एपेरोजेनिक और ओरोजेनिक हमने देख लिया। इसमें बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्स की। ये जो फोर्सेस हैं ये ऑपरेट करते हैं कहां पे, सरफेस पे। किसके सरफेस पे, अर्थ के। ये धरती के अंदर के फोर्स नहीं है और ये फॉर्म करते हैं क्या चीज, लैंड फॉर्म का क्रिएशन ये भी करते हैं। तो देखो बाहर में कौन से फोर्स हैं जो लैंड फॉर्म का क्रिएशन करेंगे, इन फोर्सेस को जो बाहर से लगते हैं इसका मतलब क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सोजेनिक फोर्स को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्स कहते हैं क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव। अंदर से जो फोर्स था वो कंस्ट्रक्टिव वे में आ रहा था, लेकिन जो बाहर से है ये देख रहे हो इसको डिस्ट्रक्टिव फोर्स कहा जा रहा है। डिस्ट्रक्टिव क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो लैंडफॉर्म है ना ये उसके अंदर बदलाव लेके आएगा, एक अलग लैंडफॉर्म क्रिएट करेगा, लेकिन क्या है कि डिस्ट्रक्शन से। देखना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है, बड़े पैमाने पे बर्बादी होती है। किसकी बर्बादी, इसी पत्थरों की। वेदरिंग होता है जो चैप्टर नंबर 9 है आपका, पढ़ेंगे इसमें, यानी कि पत्थरों का टूटना फूटना अपनी जगह पे, ना कि रिमूवल हो जाना उनका। तो यहाँ पे टूटना फूटना, जो पत्थर इंटेंस हीट वगैरह से, इंटेंस कोल्ड से, कॉन्ट्रैक्शन से, एक्सपेंशन से जो टूटते हैं उसकी बात हो रही है। और इरोजन होता है एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म का, पहले से जो लैंडफॉर्म है उसकी लेयर जो है इरोड हो रही है, वाटर के थ्रू इरोड हो जाए, विंड के थ्रू इरोड हो जाए या और किसी तरीके से इरोड हो जाए, तो ये फिर क्या करते हैं, एक नया जो है लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं थ्रू बोथ इरोजन से और डिपोजिशन से। तो इरोजन हो गया, इरोजन जो इरोड हुआ वो चीज, जैसे कोई चीज जहां पे इरोड हो रही है, एक तरफ से इरोड हो रही है और वही क्या करे दूसरी तरफ जाके फिल कर दे, तो डिपोजिशन से। जैसे कि नदियों के किनारे तुम्हें सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह मिलते हैं, तो उसकी बात कर रहा है, डिपोजिशन की बात कर रहा है। तो डिपोजिशन भी क्या करता है, डिपोजिशन भी आपका नया लैंडफॉर्म क्रिएट करता है। सेडिमेंट्स वगैरह और सिल्ट वगैरह आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, एस्चुअरी वगैरह पे आपको ऐसा जो है देखने को मिलेगा। लैंडफॉर्म की बात करें तो बहुत सारे तरीके के लैंडफॉर्म जो है सरफेस पे अर्थ के देखने को मिलते हैं, और जितने भी तरह तरह के अलग अलग लैंडफॉर्म से भाई हर जगह घूमना चाहिए। प्लेन्स में तो और आप बहुत ज्यादा घूमते हैं, लेकिन पहाड़ों पे भी जाना चाहिए। मेजर लैंडफॉर्म यहाँ पे माउंटेन्स है, माउंटेन्स जो कि पर्वत। उसके बाद प्लेट्यूज, 500 मीटर से ऊपर जो रेस्ड एरिया होती है उसको बोलते हैं प्लेट्यूज। और इसके बाद प्लेन्स, प्लेन्स यानी कि यहाँ पे बिल्कुल लेवल लैंड की बात हो रही है। माउंटेन की बात करें तो माउंटेन किसको कहते हैं, पर्वत किसको कहते हैं, यहाँ पे ना वेरी स्टीप लैंड होता है, मतलब ये इनकी हाइट ऐसे गई रहती है, ऐसे स्टीप होता है। स्टीप का मतलब होता है कि मतलब तीव्र ढाल जिसको बोलते हैं, तेज ढाल होती है इनकी। या फिर ये हिल होते हैं राइजिंग टू ग्रेट हाइट, अच्छी खासी इनकी हाइट होती है अबव द लैंड सराउंडिंग इट, आसपास जो जमीन है उस जमीन से इन पर्वतों की हाइट क्या होगी, काफी ज्यादा ऊंची होगी। माउंटेन तीन तरह के हैं, और तीन तरह से कैसे हैं, जिस तरह से वो बनते हैं उनकी वजह से ये तीन तरह के हैं। तो पहला है फोल्ड माउंटेन, हमने देखा था कि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक क्या हो रहा था, फोल्ड हो जा रहा था, तो फोल्ड माउंटेन। इसके अलावा रेसिजुअल, रेसिजुअल नाम ही बताता है
कि जैसे कि मान लो कि ऐसे कोई टेबल लैंड रही होगी और इस टेबल लैंड से क्या हो जाए कि ये इतना पार्ट जो है वॉश अवे हो जाए, फिर इसके बाद इतना पार्ट जो है यहाँ पे वॉश अवे हो जाए। तो देखो ऐसे अगर ये वॉश अवे हो गया तो अभी क्लियर नहीं दिख रहा, अभी देखो, तो हम इसको ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो बचा हुआ पार्ट क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे माउंटेन फॉर्म कर रहा है। तो ये बचा हुआ पार्ट माउंटेन फॉर्म कर रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कहाँ चला गया, इरोड हो गया, हट गया, ठीक है। तो ये जो बचा वाला हिस्सा है कैसा है, आसपास की जमीन से काफी ऊंचा है, तो इस तरह से भी माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। तो इस माउंटेन को क्या कहेंगे, रेसिजुअल माउंटेन। बात समझ में आई। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आपका ब्लॉक माउंटेन आता है। तो ब्लॉक माउंटेन भी हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक माउंटेन में भी देखो एक जो पार्ट है वो राइज किया हुआ है और फॉल्ट्स वगैरह की वजह से दूसरा वाला सिंक कर जाएगा। तो ये क्या फॉर्म होगा, ये जो ऊंची वाली जगह होगी तो ये ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा, या फिर इसको हॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है बेसिन वगैरह कुछ गार्बन, ये गार्बन फॉर्म हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग बारी बारी से सब डिस्कस करेंगे। फोल्ड माउंटेन की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, लैटरल कंप्रेशन की वजह से होता है, अर्थ के क्रस्ट के। लैटरल यानी इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फोल्ड माउंटेन रिजल्ट है किसके, बड़े पैमाने पे अर्थ के मूवमेंट के, बाय स्ट्रेसेस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर स्ट्रेस आता है, देखो यहाँ पे इनका पैटर्न भी बता रहा है फोल्ड माउंटेन्स का कि हाँ स्ट्रेस की वजह से हुआ है ना। ये वाला जो मैंने तुम्हें डायग्राम बताया था तो ये वाला है। तो यहाँ पे ये फोर्सेस एक्ट करेंगे लैटरली और ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा आपका माउंटेन्स का। तो ये जो माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं ये किस तरह के माउंटेन्स हैं, ये ब्लॉक माउंटेन फॉर्म हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये जो स्ट्रेसेस हैं यानी जो सिकुड़ना है, मे बी कॉज्ड बाय वेट, वेट की वजह से कि उसके ऊपर जो है पत्थरों का वजन है बहुत ज्यादा, तो ऐसे वजन है तो यहाँ पे जो है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस साइड के ऊपर, तो वजन की तरह वजह से हो सकता है। मूवमेंट मेंटल के अंदर हो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन हो कुछ हिस्से का, अर्थ के कुछ हिस्से का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन हो उसकी वजह से भी ये स्ट्रेस पड़ सकता है। और ये जो स्ट्रेस पड़ता है इसकी वजह से रॉक जो है कॉम्प्रेसिव फोर्सेस पे आते हैं, है ना, रॉक्स टू कॉम्प्रेसिव फोर्सेस प्रोड्यूसिंग रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब होता है सिकुड़ना या फिर क्या होना, फोल्ड होना अलोंग द लाइन ऑफ वीकनेस। तो यहाँ पे ही देख लेते हैं, जहां पे कमजोर पार्ट होगा, जहां पे सेडिमेंट्री रॉक इसीलिए बात किया है ना कि जहां पे कमजोर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो डीफॉर्म हो जाएगा, रीशेप हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहा है, तो वहां से वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं और वहां पे फॉर्मेशन होता है आपके ब्लॉक माउंटेन का। चलिए आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा ये तो फिगर में दिखा है, बुक में भी था, रेजिंग ऑफ फोल्ड मेक्स द फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड क्या होते हैं, फिर धीरे 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 ये उठने लगते हैं, ठीक है, तो ये माउंटेन बन जाता है पूरा। अगर पूरा फिजिकल मैप देखो आप दुनिया का तो तुमको पता चलेगा कि बहुत सारे आर्क शेप माउंटेन चेन मिलेंगे, आर्क शेप, ऐसे ऐसे आर्क शेप माउंटेन आपको रेंज मिलेंगे, जैसे एंडीज साउथ अमेरिका में, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, एल्प्स यूरोप में, एटलस अफ्रीका में, हिमालय, जैग्रोस, यूबर्ग, कुनलुन एशिया में, और बहुत सारे ऐसे माउंटेन चेन एग्जिस्ट करते हैं बिलो सी ऑल्सो। समंदर के नीचे भी ऐसे माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट जो भी हाई रेंजेस हैं जैसे हिमालय है, एल्प्स है, इनकी जो चोटियां होती हैं, टॉप पोर्शन होता है वो कवर्ड रहता है स्नो की वजह से पूरे के पूरे साल तक। आपको पता ही है कि जैसे जैसे आप हाइट गेन करते जाएंगे 165 या 166 मीटर जो भी आपने पढ़ा होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है हर 165 मीटर की हाइट पे। तो आप समझ ही सकते हो कि इनकी एवरेज हाइट 6 to 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, वो 4 to 6 किलोमीटर के करीब है। तो ये टॉप वाला कितना ज्यादा ठंडा होगा, तो वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और इसीलिए ये हमेशा कैसे भरे रहते हैं, पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है टॉप। बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पे मिलते हैं इस रेंज के अंदर, और ये ग्लेशियर जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर है फॉर पेरेनियल रिवर।
पेरेनियल रिवर जो नदियां पूरे साल तक पानी कैरी करती हैं। तो ऊपर में हाई टेम्परेचर है, ऊपर में कैसा है, हाई टेम्परेचर है, और यहाँ पे बर्फ का फॉर्मेशन होता है धीरे धीरे पिघलती हुई, और नदियां जो है, नदियों में पूरे साल तक पानी रहता है। तो ये सोर्स है किसके लिए, पेरेनियल रिवर के लिए। तो इसीलिए जो माउंटेन्स है ये क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं एक्टिव एजेंट को, ड्यूनडेशन के और ग्लेशियल इरोजन को। ड्यूनडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ रॉक सरफेस। यहां पे जो है पत्थर क्या हो जाएगा, उसका जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे नदियां पहाड़ों से आती हैं तो चट्टानों को काटते हुए अपने साथ सेडिमेंट, सिल्ट वगैरह लेके आती हैं, यानी पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं उनको लेके आती हैं। तो ड्यूनडेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वेदरिंग। वेदरिंग एक जगह पे स्टैटिक प्रोसेस होता है। वेदरिंग कैसा प्रोसेस है, स्टैटिक, एक जगह पे स्थिर होता है। ड्यूनडेशन का मतलब क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, रिमूवल ऑफ रॉक और फ्रॉम सरफेस, ठीक है, और कैरिड अवे हो जाता है। तो ड्यूनडेशन अलग है स्टैटिक से। एंड ग्लेशियल इरोजन को भी। फोल्ड माउंटेन आर द हाईएस्ट, फोल्ड माउंटेन कैसे है, सबसे ऊंचे ऊंचे हैं, एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस। एक्सटेंसिव यानी सबसे ज्यादा फैले हुए। तुम हिमालयन रेंज को ही देखो कि कहां से कहां तक बिल्कुल फैला हुआ है। इनकी खासियत क्या होती है, तो ये इरेगुलर वेव लाइक फॉर्मेशन पैदा करते हैं। ऐसा वेव लाइक, इरेगुलर वेव लाइक फॉर्मेशन होता है। Upfold rock strata in arc like shape are called anticline or crest, and the downfolded structure are known as syncline or trough। अरे भाई यहां पे जो पर्वत बनाता है सेडिमेंट्री रॉक की वजह से, उसकी बात कर रहा है। उसकी बात कह रहा है कि ये जो है ये क्या कहलाएगा, एंड आपका ये कहलाएगा सिंकलाइन, ये कहलाएगा एंटिक्लाइन, और ये सिंकलाइन ये कहलाएगा। ठीक है, बुक में देख लेना, दिया हुआ होगा सिंक लाइंस। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कह रहा है द अपफोल्ड रॉक स्ट्रेटा इन आर्क शेप। स्ट्रेटा अपफोल्ड है ना, स्ट्रेटा, इसको स्ट्रेटा भी बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, आर कॉल्ड एंटिक्लाइन और क्रेस्ट। क्या कहेंगे इसको, एंटिक लाइन और क्रेस्ट कहेंगे। ठीक है, फिर वही डाउनवर्ड में आप देखो कह रहा है जो डाउन फोल्डेड है, नीचे में फोल्डेड है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंकलाइन बोलेंगे या फिर ट्रफ बोलेंगे। अब तो आई होप समझ में आ गया होगा। टॉप वाला तो यहाँ स्ट्रेटा और नीचे वाला ये आपका ट्रफ। फर्दर बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स में ऐसे हैं जो किसके बने हुए हैं, सेडिमेंट्री रॉक के, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, रीशेप ले लेता है। फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट इन शैलो ओशियन लाइक टेथिस इन द केस ऑफ द हिमालयस। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूं जो शायद आपकी किताब में नहीं दी हुई है। ज्यादातर जो माउंटेन्स बने हुए हैं किसके बने हुए हैं, वो बने हुए सेडिमेंट्री पत्थरों के। और ये सेडिमेंट्री पत्थर कैसे बने हैं, डिपोजिशन हुआ है, जैसे नदियों में और समुद्र में डिपोजिशन होता है किसका, डिपोजिशन जितना हुआ ना वो सारा डिपोजिशन एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, मेल रहा है, कंसोलिडेशन यानी कि वो किसी एक जगह पे आ रहा है। इन शैलो ओशियन, शैलो मतलब बहुत गहरे समुद्र नहीं थे ये। तो जैसे कि टेथिस, टेथिस ये समुद्र था, अब है नहीं, इसी का पार्ट बचा हुआ है मेडिटेरेनियन सी, है ना, जैसे कि हिमालयास के केस में। तो आपको बहुत सुन के आश्चर्यजनक लगेगा कि जिस समय यहाँ पे अभी हिमालयास हैं वहां पे कभी टेथिस सी हुआ करती थी, समंदर हुआ करता था। 500 मिलियन ईयर अगो की बात कर रहा है। ठीक है, ईयर अगो, इतने साल पहले की बात कर रहा है कि जो एशिया अफ्रीका वाले प्लेट हैं, कौन से वाले, एशिया अफ्रीका वाले प्लेट हैं, ये दोनों प्लेट्स जो हैं आपस में टकराए, और आपस में इन प्लेट्स के टकराने की वजह से अभी जो टेथिस सी का जो पूरा सेडिमेंट वगैरह था, अब वो पूरा राइज करके क्या फॉर्म किया, हिमालय। और इवन अभी भी ये मूवमेंट चल रहा है, और इसीलिए अभी भी हिमालयस की हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इवन ये भी तुमने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखा होगा कि वो ब्रेक भी होने वाला है। ठीक है, तो ये प्लेट्स क्या की थी, कोलाइड की थी, और ये शैलो ओशियन था पहले,
और अब जो है नहीं रहा, तो उस ओशियन का ही पार्ट जो मेडिटेरेनियन सी आज देखते हो वो आपके पास मिलता है ना। बहुत ही अलग ही है, बहुत ही दिलचस्प है ज्योग्राफी भी, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। फोल्ड माउंटेन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो फोल्ड माउंटेन के पास ग्रेटर लेंथ होता है लेकिन कंपैरेटिवली स्मॉलर इन विड्थ। चौड़ाई कम होती है, ये चौड़ाई कम होगी लेकिन चौड़ाई कम होगी लेकिन ऊंचाई क्या होगी इनके पास, ज्यादा होगी। हिमालयंस क्या है, 2400 किलोमीटर है लेंथ में, 2500 किलोमीटर के करीब। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तो तुम्हें पता ही होगा, अपने घर से स्कूल जाते होगे कितना किलोमीटर है वो पता होगा, तो सोच सकते हो 2400 किलोमीटर की लेंथ है। ज्यादातर जो फोल्ड माउंटेन है हिमालयस के अलावा ये कहां पे पाए जाते हैं, मार्जिन पे पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट के। कॉन्टिनेंट के मार्जिन यानी कि कोई भी देश है तो देश के किनारों पे पाया जाता है। जैसे अपने यहां भी देखो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट पे ही पहाड़ियां मिलती हैं, किनारों पे मिलती हैं, है ना, नीचे के साइड में, साउथ के साइड। ये लोकेटेड होते हैं 2 डायरेक्शन में। अच्छा, जो रॉकीज हैं और जो एंडीज हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, वो एग्जाम्पल है। हिमालयाज जो है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। और ये क्लियर है कि सारे के सारे जो है फेस करते हैं किस तरफ, समंदर की तरफ। तो जो भी फॉर्मेशन हुआ समंदर की तरफ। अब हिमालयन की बात करोगे तो वो भी तो कह रहा हूं ऑलरेडी क्या था, टेथिस सी था, है ना। तो इस तरीके से उनका फेस किस तरफ होता है, ओशियंस की तरफ। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां भी किधर देख रहे हो आप, साउथ के साइड में, समंदर की तरफ फेस करती हुई। फोल्ड माउंटेन किसके साथ जुड़ा हुआ है, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड हैव मेनी एक्टिव वोल्केनोज। बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे फोल्ड माउंटेन्स में। और इनमें आपको पैरेलल रेंजेस भी मिलेंगे। पैरेलल रेंजेस का मतलब समझते हो, जैसे कि एक पहाड़ी ऐसे एक जा रही है रेंज, तो दूसरा इस तरीके से, और बीच में थोड़ी बहुत जगह होगी। और मे भी बीच में जो है आपका इंटर माउंटेन प्लेट्यू भी हो सकता है। बीच का जो टेबल लैंड होगा, टेबल लैंड जो होगा मतलब थोड़ा निचला हिस्सा सतह का जहां से आप जा आ सकते हो, तो ये टेबल लैंड क्या कहलाता है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहलाता है। तो ये भी आगे हम लोग पढ़ लेंगे। तो इस तरह से कई सारी रेंजेस, जैसे हिमालय में हिमाद्री है, शिवालिक है, इस तरह से अलग अलग रेंजेस आपको मिलेंगी। बिटवीन पैरेलल रेंजेस ऊंचे ऊंचे प्लेट्यू, ओहो ये तो दिया ही हुआ था जो मैं बता रहा था, तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू आपको मिल जाएगा। जैसे एनाटोलियन प्लेट्यू है कहां पे, तुर्की में, और तिब्बतन प्लेट्यू है आपका, तो इस तरीके से मिलेगा। फर्दर ये जो फोल्ड माउंटेन चेन है, फोल्ड माउंटेन की चेन है एक दूसरे के साथ लगे हुए, एग्जिस्ट बीनीथ सी, समंदर के अंदर भी है। और इसका जो टॉप वगैरह है दिखता है वो किसकी तरह दिखता है, आइलैंड्स की तरह दिखता है। समंदर के नीचे भी आपको इस तरीके से रेंज पहाड़ों की देखने को मिलेगी। और जो अपर पोर्शन विजिबल है वो क्या फॉर्म करता है, आइलैंड फॉर्म करता है, जैसा कि वेस्ट इंडीज। तो अब वेस्ट इंडीज वाले में आप देखोगे कि नीचे पूरा समंदर के नीचे ऐसे ही पूरा आपका डूबा हुआ है एक तरह से कहो तो कॉन्टिनेंट। ओशियनिक ट्रेंचेस भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर ऑल्सो ओशियनिक ट्रेंचेस विच आर द रिजल्ट ऑफ सेम फोर्सेज एज फोल्ड माउंटेन। ट्रेंचेस हमने बताया था कि यहाँ जो सबडक्शन होता है, तो सबडक्शन होता है, और यहाँ पे तो ये जो ग्रेटर डेप्थ मिलती है, तो यही जो ग्रेटर डेप्थ है ये क्या है, आपका ट्रेंचेस है। तो ट्रेंचेस का जो है फॉर्मेशन होता है सबडक्शन की वजह से, वो वाला पोर्शन काफी ज्यादा डेप्थ में। ये फोर्सेस कंबाइन करती हैं किसके साथ, वोल्केनिक माउंटेन सिस्टम के साथ, और इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, रिजेस फॉर्म होते हैं। रिजेस की बात करो तो देखो रिजेस ऐसे होते हैं, जैसे ये पहाड़ है ना, तो ये पूरा इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसकी बात कर रहा है, ये रिज है ना, इस तरीके से ये ऊंचा वाला पोर्शन, ये क्या है, रिज है। अभी आता है कहीं पहाड़ों का डायग्राम तो मैं आपको बताता हूं कि रिजेस फॉर्म होते हैं। मिड एटलांटिक रिज राइजेस 3 किलोमीटर अबव द फ्लोर, फ्लोर से कितना ऊंचा है, 3 किलोमीटर ऊपर है रिज, है ना, ऑफ द एटलांटिक ओशन, और ज्वाइन करता है आगे जाके इंडियन ओशियन रिज को। ठीक है, तो रिजेस यहां पे बनती हैं। देखो ये वाला जो है ना, ये इस तरह से ये पूरा रिच फॉर्म होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग रेसिजुअल माउंटेन की, जिसको ऑलरेडी हमने सिंपल में आपको डिस्कस करके बताया था पहले ही। ऐसे माउंटेन्स, ऐसे पर्वत जो कि सब्जेक्टेड है किसके, वेदरिंग के और इरोजन के फॉर लॉन्ग टाइम।
तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने बताया आपको कि ये इस तरह से टेबल लैंड है और यहाँ पे लंबे समय से क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। इरोजन और वेदरिंग की वजह से कुछ कुछ हिस्सा टूट के क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना, गायब हो गया। तो ये कुछ कुछ हिस्सा जो इरोड हो जाएगा, ये येलो वाला हिस्सा इरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कौन सा हिस्सा बचेगा, ये आपका ये वाला पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा तो खत्म हो गया, फिर इसके बाद ये हिस्सा भी खत्म हो गया। तो ये जो अब आपको दिख रहा है ग्रेटर हाइट पे, ये क्या है, आपका रेसिडुअल माउंटेन है। उतना सारा पार्ट क्या था, सब्जेक्टेड टू इरोजन, वीक रहा होगा, बाकी सबकी डेंसिटी अलग रही होगी, बाकी सब विथस्टैंड कर गए होंगे और इतना पार्ट रिमूव हो गया। तो इस तरह की जो पहाड़ियां मिलती हैं, इन्हीं को कहते हैं पर्वतों को रेसिडुअल माउंटेन। बहुत लंबे समय में फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं कि एक बार में। अभी भी देखो, जैसे तुम देखते हो मिट्टी वगैरह खसक जाती है बरसात के मौसम में, तो उस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे डिनोडेशन के, वेदरिंग के, जिसकी वजह से रेसिडुअल माउंटेन बनता है। अच्छा, आर लोअर डाउन एंड कॉल्ड रेसिडुअल और रिलिक्ट माउंटेन। रिलिक्ट भी इसको कहा जाता है, रिलिक्ट माउंटेन को भी कहा जाता है जब वो उतना दूर का हट जाता है। ड्यूनडेशन मैंने बताया, तो यहाँ पे और इरोजन, ये नेचुरल एजेंट्स है, यानी कि हवाओं की वजह से रिमूवल हो जाए जो है टॉप लेयर का पत्थर वगैरह, और या फिर इरोजन जो है विंड से हो जाए, वाटर से हो जाए, इस तरीके से ना, विंड वाटर स्नो वगैरह की वजह से। तो इससे जो माउंटेन्स हैं वो लोअर्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ रेजिस्टेंट इनमें रहता है कि कुछ कुछ एरियाज ऊपर तक ही रह जाती हैं और यही रेसिडुअल माउंटेन बनाती हैं। क्या कह रहा है, कुछ कुछ हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा तो यहाँ गल के निकल गया है ना, ये पूरा पार्ट था, ये गल के निकल गया, लेकिन कुछ कुछ जो विथस्टैंड कर जाएगा, रेसिडुअल माउंटेन या रिलिक्ट माउंटेन फॉर्म करेगा। अच्छा, ये कहाँ फॉर्म हो सकते हैं, प्लेट्यू में भी फॉर्म हो सकते हैं। तो एक तरह से देखो, जो डायग्राम मैंने बनाई थी वो प्लेट्यू ही की तरह तो लग रही थी, प्लेट्यू वाले ही डायग्राम थी। तो प्लेट्यू में भी अगर रिवर डिसेक्ट कर दे, नदी रास्ता बना ले प्लेट्यू के बीच में से, और क्या कर दे, प्लेट्यूज हैं और प्लेट्यू के बीच में से रास्ता बना के काट दे, तो इधर एक और इधर दूसरा, और बीच में पूरी वैली बन जाएगी। तो उस तरीके से प्लेट्यू भी अगर डिसेक्ट हो रही है नदी के पानी से, तो वैसे भी फॉर्म होता है, डिसेक्टेड बाय रिवर, है ना, नदी बीच में से क्या कर दी, इसको कट कर दी। तो ऐसे में भी क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये क्या कह रहे हैं इसको, हाँ, रेसिजुअल माउंटेन बन जाएगा। ठीक है, बीच में से कोई नदी वगैरह आ गई। ये डायग्राम नहीं है एक्चुअली में, डायग्राम इस तरह से होना चाहिए कि ये ऐसे प्लेट्यू है और प्लेट्यू के अंदर ही क्या हो गया कि कोई नदी वगैरह उधर से आ रही है और इसने रास्ता बनाया, रास्ता बनाया, रास्ता बनाया और इसको पूरी तरह से काट दिया। ठीक है, तो अब ये जो पूरी तरह से काट दिया इसको, तो अब क्या फॉर्म हो गया, ये आपका माउंटेन फॉर्म हो गया, जिसको कहेंगे रेसिजुअल माउंटेन। फॉर एग्जाम्पल द हिल एंड वैली, जो डेक्कन प्लेट्यू में हिल और वैली है उसकी बात कर रहा है, वो पहाड़ियां और जो घाटी है वो किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्लेट्यूज जो है डिसेक्ट हो गई है, किसकी वजह से, रिवर की वजह से। ओरिजिनल हाईलैंड जो प्लेट्यू है वो क्या हो जाती है, वॉर्न आउट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाती है टूट फूट के, बाय द डाउन कटिंग एक्शन ऑफ रिवर। रिवर्स की बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं ये, किसके लिए, इनके लिए, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, कि ये जब पहाड़ों से उतरती हैं तो जो है कि कैसे पत्थर वगैरह टूटते वगैरह हैं, और जो है सेडिमेंट्स वगैरह, सिल्ट्स वगैरह लेके आती हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन में बिल्कुल फर्टिलाइजर का काम करती हैं। अलग अलग सॉइल का फॉर्मेशन होता है, भागर है, खानदर है, खादर भांगर, तो ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे, मेनली तो अभी तो इसमें तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इस तरीके से है सब। कह रहा है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन ऑफ ड्यूनेडेशन, इनको और क्या कहा जाता है, माउंटेन ऑफ ड्यूनेडेशन, यानी ड्यूनेडेशन से ही इनका फॉर्मेशन हुआ है, रिमूवल हो गया है पत्थरों वगैरह का या कुछ पार्ट का। ज्यादातर जो रेसिजुअल माउंटेन है, इनकी विशेषता कैसी है, लो एलिवेशन, बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, जैसा कि हमने देख ही रहे हैं कि ये इरोड हो जाते हैं, सब्जेक्ट टू इरोजन, तो इसीलिए इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं रहती। हाउएवर दोनों तरह का जेंटल और जो है प्रेसिपिटस, प्रेसिपिटस का मतलब होता है तेज, रिलीफ जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक तरफ जो है बिल्कुल स्टीप स्लोप हो, स्टीप मतलब गहरी खाई हो, एकदम बिल्कुल ढलान बहुत तेज हो, और दूसरी तरफ ढलान कैसी हो, जेंटल हो। तो इस तरीके का भी आपको मिल सकता है पहाड़, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ रिसेंट इरोजन, कि कितना इरोड हुआ है पोर्शन उसके अकॉर्डिंग। तो एक तरफ जेंटल, एक तरफ आपको ऐसा स्टीप भी मिल सकता है ना, एक तरफ देखो जेंटल और एक तरफ बिल्कुल स्टीप, तो इस तरह से भी मिल सकता है। रेसिजुअल माउंटेन नीलगिरी के,
पारसनाथ के, राजमहल की पहाड़ियां हिंदुस्तान के अंदर, और कैटस्किल रेंज जो पहाड़ियों की है यूएसए में, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, इसी के हैं। ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो जो फोर्सेस हैं ऑफ फॉल्टिंग, ऑल्सो नोन एज, जिसको एपिरोजेनिक फोर्स बोलते हैं, यानी कि इंटरनल फोर्स है भाई, ये लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन। किसका फॉर्मेशन करता है ये, ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन करता है। तो टेंशनल फोर्स आता है ना, क्रैक्स वगैरह आ गया, फॉल्ट्स वगैरह हुआ, तो ये ऑकर होता है कहां पे, अर्थ के क्रस्ट पे होता है, और इसकी वजह से ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है। ठीक है, अगर दो पैरेलल फॉल्ट ऑकर कर गए तो जो जमीन है उनके बीच में वो सबसाइड्स कर जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है, फॉर्म करती है रिफ्ट वैली। अगर कोई ब्लॉक ऊपर की तरफ उड़ गया तो वो हॉस्ट बोलेंगे या फिर उसको ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। आइए समझते हैं इस पूरी लाइन को अच्छे से। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, तो यहां पे मैंने अर्थ क्रस्ट बना दिया। अब यहाँ पे हम दूसरा डायग्राम बना रहे हैं कि अगर इसमें क्या हो जाए कि ये जो एक पोर्शन है ऊपर की तरफ, ये दूसरा वाला पोर्शन जो है सबसाइड कर जाए, नीचे चला जाए, और ये दूसरा वाला ये पोर्शन भी ऊपर राइज किया हुआ रह जाए। तो आप देख सकते हो कि ये राइज किया हुआ जो पोर्शन है और ये सबसाइड हो गया, नीचे चला गया, तो यही क्या है आपका, ये पोर्शन ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। ब्लॉक माउंटेन के अलावा इसको और क्या कह सकते हैं, होस्ट भी कह सकते हैं। और ये जो डाउनवर्ड हो गई, ये जो आपका डाउनवर्ड हो गया, ये क्या क्रिएट करेगा, आपका रिफ्ट बन गया, या फिर आपका वैली बन गई। ठीक है, रिफ्ट वैली बन गई। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ये दो ऊपर की तरफ जो उठ गए और ये नीचे की तरफ जो चला गया, तो इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ब्लॉक माउंटेन जिनका फ्लैटेंड समिट होता है इसको बोलते हैं हॉस्ट माउंटेन। यहां पे कह रहा है कि ये चोटी नहीं है पूरा, है ना, कैसा है, इसका शेप इस तरीके से है, कैसा, इस तरीके से, ऐसे फ्लैट है, तो फ्लैट है इसका सरफेस, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉस्ट माउंटेन भी बोलते हैं। दोज विच हैव टिल्टेड समिट हैव वन स्टीप एंड अदर साइड वेरी जेंटल। तो एक तरफ क्या होगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, दोज विच हैव टिल्टेड समिट हैव वन साइड स्टीप अदर साइड वेरी जेंटल, उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन आर, उसके लिए नहीं बोला गया है। तो ब्लॉक माउंटेन आर ऑफन सेपरेटेड बाय इंटरवेनिंग बेसिन कॉल्ड ग्रेबन। ग्रेबन बोलते हैं किसको, तो ये जो वाला पोर्शन है आपको, इसको बोल रहा है आपका ग्रेबन। ठीक है, किसको बोल रहा है, ग्रेबन। यहां पे हम लोगों ने देखा कि ये वाला एक ब्लॉक माउंटेन ये है, फिर इसके बाद बीच में ये भी फ्लैट लैंड है, ठीक, और इसके बाद ये वाला भी आपका ब्लॉक माउंटेन या फिर हॉस्ट है। तो ये ब्लॉक माउंटेन है या फिर हॉस्ट है, ब्लॉक माउंटेन या फिर हॉस्ट, और बीच में ये जो सेपरेट हुआ है इस पार्ट को क्या बोलेंगे, ग्रेबन बोलेंगे। तो इसको ग्रेबन कह रहा है। ये डायग्राम आप में दिया भी होगा। फर्दर आगे चलते हैं। अगर दो पैरेलल फॉल्ट हैं तो वैली जो होगी वो क्या कर जाएगी, में सिंक यानी डूब सकती है, और एक रिफ्ट वैली वहां पे फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे उसी चीज की बात कर रहा है कि ये हो सकता है कि क्या कर जाए, सिंक कर जाए, तो क्या बनेगा यहाँ पे, रिफ्ट वैली वहां पे फॉर्म हो जाएगी। और सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव सिस्टम जो है अफ्रीकन रिफ्ट वैली है इस सिस्टम का। इस तरीके से ऐसा बना हुआ कौन सा है आपका, ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली ऐसी ही बनी हुई है कि मिडिल वाला जो पोर्शन है वो क्या कर गया है, सबसाइड कर गया है। एग्जाम्पल क्या है ब्लॉक माउंटेन्स के, कहां मिलता है, वर्जियस फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहां पे, यूरोप में, सॉल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान, सीरा नेवादा माउंटेन कहां का, कैलिफोर्निया जो कि एसए में है। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, ब्लॉक माउंटेन के, कि इस तरह से ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। हमने देखा फोल्ड माउंटेन कैसे बन रहे थे, ऐसे कंप्रेशन से बन रहे थे, लैटरल मूवमेंट की वजह से बन रहे थे। और ये कैसा बन रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स की वजह से, वर्टिकल या तो अपलिफ्ट या तो सबमर्जेंस की वजह से। बीच वाला हिस्सा डूब गया तो भी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो टॉप का हिस्सा क्या कहलाएगा, ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा, या फिर दो साइड ये हो जाए किसी फॉल्ट या क्रैक की वजह से। प्लेटियो क्या होता है, देखो प्लेटियो डिफाइन किया जाता है हाई ग्राउंड। ठीक है, 500 फीट, 500 मीटर बोल दिया था क्या मैंने उस टाइम पे, ओ सॉरी, तो 500 फीट ज्यादा हो किससे, ग्राउंड लेवल से,
ये जो अपलैंड होता है यानी जो जमीन है, जमीन से जो है ऊपर का हिस्सा, तो ये तुम्हारा प्लेन है आसपास का, और इससे 500 फीट ऊपर का हिस्सा है ये, तो ये क्या कहलाएगा आपका प्लेट्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लेट्यू कहलाएगा। तो हैव स्टीप स्लोप ऑन वन साइड, एक तरफ क्या होता है तीव्र ढाल होती है, एकदम तेज ढाल होती है, और दूसरी तरफ नहीं। तो देख रहे हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा ऊंचा राइज किया हुआ ये एरिया है। अपर पार्ट जनरली कैसा होता है? बिल्कुल फ्लैट ही होता है ना, और इसको क्या कहते हैं? टेबल लैंड। टेबल की तरफ फ्लैट है इसीलिए टेबल लैंड, और जो है दोनों तरफ जो है स्टीप रहता है, इधर स्टीप है, ठीक है, देख रहे हो इधर स्टीप है, और ये देखो पूरा टेबल की तरफ फैला हुआ है, तो इसीलिए इसको टेबल लैंड कहते हैं। ये इनको अलग अलग तरीके से इनको भी क्लासिफाई किया जाता है। इन केस ऑफ माउंटेन हम लोगों ने क्राइटेरिया देखा था कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है माउंटेन का। तो भाई अलग अलग तरीके के माउंटेन थे, रेसिजुअल माउंटेन था, ब्लॉक माउंटेन था, फोल्ड माउंटेन था, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लोग सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे इन केस ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यू के केस में हम लोग वैसा ही, जैसे जैसे इनका फॉर्मेशन होगा। इंटर माउंटेन प्लेट्यू ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि दो पहाड़ियों के रेंज के बीच में ये हाईएस्ट और सबसे ज्यादा फैले हुए हैं पूरे ग्लोब के ऊपर। इस तरह का प्लेट्यू पूरे ग्लोब पे आपको फैला हुआ दिखेगा। ये प्लेट्यू चारों तरफ से घिरा होता है, किससे? पहाड़ियों से, पर्वतों से, है ना, ऑल साइड्स पे, और इसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। ये फॉर्म होते हैं अलोंग विथ फोल्ड माउंटेन। देखिए जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में, तो जब यहाँ पे हम लोग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, ये सेडिमेंट्स है, तो यहाँ पे जब फोर्स लग रहा था और यहाँ पे ये रीशेप हो रहे थे, तो ये जो फॉर्म हो रहा था, है ना, फोल्ड माउंटेन्स, तो यहीं पे बीच में कहीं जो टेबल लैंड रह जाता है उसकी बात कर रहा है। ये जो रेंज रह गया, ये पहाड़ियां हैं, ये पर्वत है, ये क्या है? माउंटेन्स है, माउंटेन्स है या ऊंचे ऊंचे हिल्स हैं, तो ये इनके बीच में, ये तो बहुत जमीन से बहुत ऊपर है, तो ये जो बीच में जो प्लेट्यू ऑकर कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ठीक है, दो पहाड़ियों का रेंज जा रहा है, ये पहाड़ी और ये पहाड़ी, और इसके बीच में जो टेबल लैंड है, इसी टेबल लैंड को हम लोग क्या कहेंगे? इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहेंगे। चलिए तब आगे देखते हैं कि जो तिब्बतन प्लेट्यू है ये सबसे जो है दुनिया का हाईएस्ट है और सबसे ज्यादा फैला हुआ इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एग्जांपल है। ये आपको याद रखना है। अदर एग्जांपल कोलंबियन प्लेट्यू है, नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा का, बोलिवियन, पेरुवियन और मैक्सिकन प्लेट्यू। ये उतने जरूरी नहीं है जितना ये तिब्बत वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर लेंदी है लेकिन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। वोल्केनिक प्लेट्यू कैसे होते हैं? जैसे नाम दिया हुआ है वोल्केनो, तो ये पक्का है कि वोल्केनो से ही बने होंगे। ये कैसे बनते हैं? बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है और वो धीरे धीरे जो है समय समय पे होने की वजह से वो क्या कर रहा है कि फिल कर रहा है किसी जगह को। जैसे ये यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पर्वत हैं, यहां से क्या हुआ कि यहां से आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ और ये वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे आके फैल रहा है। एक लेयर फैली, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, चौथी, और इस तरीके से एक टेबल लैंड बन गया और इसी को क्या बोलेंगे? वोल्केनिक प्लेट्यू बोलेंगे। किसके फॉर्मेशन से हुआ? वोल्केनोस के फॉर्मेशन से हुआ, जहां वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है उसके आसपास। प्लेट्यू जो पेनिनसुलर इंडिया का है, खास तौर से नॉर्थ वेस्टर्न डिक्कन का, ये एग्जांपल है किसका? लावा प्लेट्यू का, कि लावा के फॉर्मेशन से लेयर बाय लेयर जमीन पे बहुत काफी लंबे लंबे समय पे जब जब वोल्केनिक इरप्शन होगा उस पे एक लेयर बनी, दूसरी, तीसरी, तो वैसे वैसे मिट्टी की हाइट बढ़ती जाएगी और वो प्लेट्यू का फॉर्म करेगी। दूसरा एग्जांपल है साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू, कोलंबियन प्लेट्यू, इथियोपियन प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो इंडिया का है ये बहुत इनॉर्मस है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा एक्यूमुलेशन है किसका? बेसल्टिक रॉक का। बेसल्टिक रॉक कौन सा होते हैं भाई? ऐसा बेसल्टिक रॉक में मेनली तुम्हें क्या मिलेगा? बेसल्टिक रॉक में ये क्या होता है कि मतलब ये वोल्केनिक इरप्शन के साथ गलवल के आया है, इसमें आयरन मैग्नीशियम ज्यादा होता है ना, और आते ही बाहर जो है ये ठंडे हो जाते हैं, तो इनमें आयरन मैग्नीशियम ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन है किसका? बेसल्टिक रॉक ज्यादा मिलेगा इसमें, बेसल्टिक रॉक जिसके अंदर आयरन मैग्नीशियम मिलेगा। कोलंबियन प्लेट्यू में देखोगे तो 20 लेयर दिखेगा, मतलब 20 बार वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा। कितना लेयर? एक लेयर, फिर दो लेयर, ऐसे कितने लेयर? 20 लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई 20 टाइम्स जो है
अलग अलग जो है वो हुए होंगे वोल्केनिक इरप्शन, और 20 बार एक के ऊपर एक लेयर फॉर्म की होगी तब बना होगा। प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स देखो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन अब तो हम पहाड़ों पे भी खेती कर रहे हैं, लेकिन मेनली प्लेन्स में हमारा जो है चावल गेहूं और सब्जियां वगैरह सब कुछ मेनली कॉमनली उगाए जाते हैं, और रहने के लिए भी सबसे ज्यादा बेहतर यही होते हैं प्लेन्स। पहाड़ों में देखा होगा बहुत कम लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, और घर होते भी हैं तो बहुत दूर दूर, लेकिन जो प्लेन्स है उसकी बात ही अलग है। ये बिल्कुल फैला हुआ एरिया होता है लो लैंड का, विथ अ लेवल जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस। बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं मिलती है, बिल्कुल आपको एकदम अनड्यूलेटिंग सरफेस मिलेगा। ये जो फॉर्मेशन है जो है बिल्कुल प्लेन मैदानों का, जिसको समतल बोलते हैं, है ना, जो तल है वो बिल्कुल सम एक जैसा होता है। ये मोस्ट इंट्रोज्यूइंग, इंट्रीज्यूइंग का मतलब होता है दिलचस्प जो है लैंडफॉर्म है ये, डेवलपमेंट प्रोसेस है ना सरफेस अर्थ के ऊपर। ये बहुत दिलचस्प है। कैसे दिलचस्प है? यहाँ पे आपको एंडलेस वेरिएशंस देखने को मिलेंगे प्लेन्स के ऊपर। एंडलेस वेरिएशंस मतलब बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को प्लेन्स पे मिलने वाले हैं। इनको क्या कहा जाता है? इम्प्रिंट कहा जाता है, छाप कहा जाता है पास्ट और प्रेजेंट प्रोसेस का, जो आपका पहले बीत चुका, पहले बहुत पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और जो अभी प्रेजेंट में भी प्रोसेस चल रहा है, तो उन सबका ये मेल होता है। ठीक है, इसको ये बताता है, इसकी छाप है ये। एग्जाम्पल क्या है कि लगातार भयानक बारिश हुई, सडन डाउनपोर, सडनली क्या हुआ, बहुत भारी बारिश हुई, तो इसकी वजह से एक स्टैंडिंग लैंडफॉर्म जो है वॉश अवे हो सकता है। जैसे प्लेन्स के ऊपर आपको जो है स्टैंडिंग लैंडफॉर्म है ये, अब यहाँ पे भारी बारिश हुई, बारिश की वजह से क्या हो गया, मिट्टी भूस्खलन हो जाना, मिट्टी का खिसक जाना, ये खिसक गया, और खिसकने के बाद ये जो है ये बिल्कुल गायब हो गया, ये पोर्शन क्या हो जाए, बिल्कुल आपका गायब हो जाए। तो इस तरीके से आपको चेंज देखने को, सडन चेंज देखने को मिल सकता है। बड़ा दिलचस्प है ये। या फिर क्या हो सकता है कि ये जो सेडिमेंट्स यहां से अब आया, अब कहीं पे क्या रहा हो, गड्ढा रहा हो, ठीक है, शैलो रहा हो, वाटर वगैरह रहा हो। अब ये क्या करेगा, ये बारिश की वजह से ये इसको फिल कर दिया, और फिल करके ये पूरी की पूरी तरह भर गया। तो आपको क्या दिख रहा है, सडन चेंज भी आपको दिख सकता है। एक डिप्रेशन को फिल कर सकता है, और वहां पे क्या फॉर्म हो गया, प्लेन फॉर्म हो गया। तो यही कह रहा है कि पास्ट और प्रेजेंट के प्रोसेस की ये छाप है। एक प्लेन जो होता है वो सेल्डम की बात कर रहा है, यानी कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि फॉर्म्ड होता है किसी सिंगल प्रोसेस से। प्लेन कभी कभार ऐसा हो सकता है, सेल्डम, कि किसी एक सिंगल प्रोसेस से बने, वरना बहुत सारे जो है प्रोसेस होते हैं। तीन तरह के प्लेन हम यहां पे देखेंगे। एक तो स्ट्रक्चरल प्लेन देखेंगे, इरोजनल प्लेन देखेंगे, और तीसरा कौन सा देखेंगे, डिपोजिशनल प्लेन। स्ट्रक्चरल ढांचे वाला प्लेन, इरोजनल यानी कि एक जगह से इरोड हो गया हो, अपर लेयर वगैरह इरोड हो गई होगी, तो जो प्लेन मिलेगा वो इरोजनल प्लेन। और डिपोजिशनल प्लेन का मतलब कहीं पे सेडिमेंट्स वगैरह या कुछ भी डिपोजिट हो रहा है, उसकी वजह से जो प्लेन मिला, तो दैट इज। अब यहीं पे हम आपको डायग्राम में बता दें कि यहाँ पे मैंने जो बताया, ये यहाँ पे इधर से हट गया, हट गया, तो ये इरोजनल प्लेन यहाँ पे फॉर्म होगा। ये यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि कोई डिपोजिशन वगैरह आके भर गया, तो क्या फॉर्म हो गया, डिपोजिशनल प्लेन फॉर्म होने वाला है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे देखना है। बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल प्लेन की। तो ये स्ट्रक्चरल प्लेन कैसा होता है? ये जो प्लेन होते हैं फॉर्म होते हैं किसकी वजह से, अपलिफ्ट होने की वजह से, या सब्सिडेंस हो जाए किसी जमीन का। मतलब ये है कि कोई जमीन वगैरह है, ठीक है, वो धंस जाए, तो या फिर कोई जमीन वगैरह है वो क्या हो जाए, अपलिफ्ट हो जाए, तो इस तरह का जो लैंड फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चरल प्लेन बनेगा। फॉर्म ड्यू टू अपलिफ्ट और सब्सिडेंस ऑफ लैंड। ठीक है, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस जो हैं, यहां बोल तो दिया, देखो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस की बात कर रहा है, एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक फोर्सेस की यहां पे बात हो रही है। तो ये क्या करते हैं, ये अपलिफ्ट कर देते हैं, ऊपर उठा देते हैं कोई हिस्सा जमीन का जो समंदर के अंदर है, पानी के अंदर है, या फिर जो है सबमर्जेंस हो जाएगा कोस्टल लैंड अंडर ओशियन वाटर। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा कि ओशियन फ्लोर के नीचे अगर कोई जो है प्लेट वगैरह है, तो इसका क्या हो जाए, इसका अपलिफ्टमेंट हो जाए, ये ऊपर की तरफ आ जाए, राइज कर जाए, तो यहाँ पे जो प्लेन फॉर्म होगा
तो इस तरीके का प्लेन क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रक्चरल प्लेन कहलाएगा। ओके, या फिर कोई हिस्सा टॉप है और ये क्या हो जाए, ये जो है नीचे की तरफ डूब जाए, और नीचे की तरफ डूब के ये वाला हिस्सा कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो ये जो प्लेन कहलाएगा ये भी आपका किसका हिस्सा है, स्ट्रक्चरल प्लेन का हिस्सा है, स्ट्रक्चरल प्लेन है। यानी ये किसकी वजह से फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से। आगे देखते हैं जो ग्रेट प्लेन्स हैं कहां के, यूएसए के, ये किसकी वजह से हुए थे, अपलिफ्ट हुआ था लैंड का, जो कि पूरा डूबा हुआ था कहां, समंदर के नीचे, समंदर के नीचे डूबा हुआ था और अपलिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ आया। जो ग्रेट प्लेन्स हैं चारों तरफ से घिरे हुए हैं, किससे, मिसिसिपी मिसूरी प्लेन से, ईस्ट में पूरब के साइड में, और रॉकीज से किधर, वेस्ट के साइड में, दोनों तरफ घिरे हुए हैं। बात करें कि इनफैक्ट दे वेयर सबमर्ज, डूबे हुए थे पानी के अंदर, और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, बहुत सारे झील वगैरह और बहुत सारे लोलैंड। बात को समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे जैसे कि कोई समंदर का पार्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक टेबल लैंड राइज कर रहा है, ठीक है, अरे टेबल लैंड कह रहा हूँ, सॉरी, कोई भी यहाँ पे लैंड राइज कर रहा है, तो लैंड राइज कर रहा है तो रेगुलरली राइज तो करेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप है या उसके स्क्वायर शेप है, बिल्कुल समतल जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे जो है लेक्स डिस्कवर हो रहे हैं और लेक्स बन रहे हैं। ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये लेक्स का, ये लेक बन गया, ठीक है, और ये भी अपलिफ्ट हो गया, तो ये टॉप वाला है, ठीक है, तो ये प्लेन्स वगैरह यहाँ पे तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन बड़ी बड़ी यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, लेक फॉर्म हो गया। ये क्या है, तुम्हारा प्लेन है, प्लेन फॉर्म हो रहा है ना, मैं बिल्कुल, अरे ये इस तरह से ये प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और बगल में जो यहाँ पे डेप्थ है, इस डेप्थ की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे झील का फॉर्मेशन हुआ। जब ऊपर की तरफ आया, जब ऊपर की तरफ लैंड जो है अपलिफ्ट हुआ, तो ये जमीन का हिस्सा, और जो बीच में जो गड्ढे वगैरह हैं वो क्या फॉर्म किए, वो झील फॉर्म किए। गल्फ कोस्ट दूसरा एग्जाम्पल है किसका, इमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन जो है वो इमर्ज हुआ है। कोस्टल प्लेन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कि समंदर के किनारे का। तो ये जमीन है, और अरे यार दोनों एक ही कलर से हो जा रहा है, तो ये आपका सी है और ये आपका लैंड है, तो ये यहाँ पे इसका उठना है ना, इमर्ज होना। ऑन द अदर हैंड ये आपका जो कोरोमंडल प्लेन है इंडिया के अंदर, ये रिजल्ट है किसका, माइल्ड सब्सिडेंस का। माइल्ड सब्सिडेंस फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन। सब्सिडेंस का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ जाना, और फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ये दो फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो प्लेन्स कोरोमंडल प्लेन्स है इंडिया में उसके लिए। 10 जो फोर्सेस है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के एज वेल एज डिपोजिशन के, ये दोनों एक्टिव है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी चल रहा है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से, और डिपोजिशनल फीचर भी यहाँ पे चल रहा है, ये एक्टिव है किसके लिए, कि प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है। डिपोजिशनल समझ सकते हो, वही सेडिमेंट वगैरह का डिपोजिशन। अब ये डिपोजिशनल प्लेन्स को ना बिल्कुल अलग से डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है। ये डिपोजिशनल प्लेन्स का मतलब ही है कि किसी चीज का डिपॉजिट है ना, एक तरफ से आके दूसरी तरफ आना, कहीं पे गिरना, इकट्ठा होना। तो ये प्लेन जो है, डिपॉजिट का मतलब तो आपको पता ही होगा भाई, बैंक वगैरह में पैसा वगैरह डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो, एक जगह इकट्ठा करना, जमा करना। तो प्लेन्स जो फॉर्म होते हैं डिपोजिशन से, मटेरियल एक जगह पे जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जो कि अलग अलग एजेंट से लाया जा रहा है, हवाओं की वजह से धूल धक्कड़ आ जाए, या फिर वही पानी की वजह से आ जाए, मेनली तो वाटर के थ्रू आता है सेडिमेंट्स वगैरह, और वो एक जगह पे इकट्ठा होता है, और जहां पे इकट्ठा होकर वो पूरे पार्ट को भर देगा, बिल्कुल जो है प्लेन लैंड बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिपोजिशनल प्लेन। तो पहला यहाँ पे रिवर का डिपोजिशन सबसे ज्यादा फैला हुआ यही है, जैसे कि एलुवियल प्लेन का, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसको, जल ओढ़ी हुई मिट्टी है ना, पानी ऊपर से दिख रहा है और नीचे क्या है, पूरे सेडिमेंट्स वगैरह जो है पानी के साथ जो है आ रहे हैं पहाड़ों से होते हुए, है ना, या फिर जो है नदी जिस रास्ते से गुजर रही है तो उस रास्ते से पूरा कुछ लेते हुए सेडिमेंट्स वगैरह आगे बढ़ रही है, जैसे कि इस टाइम में तुम देखो तो चारों तरफ बारिश की वजह से। लाइक द नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया का है ना, किसका, दिल्ली पंजाब वाले की बात कर रहा है, हरियाणा की बात कर रहा है, तो नॉर्दर्न प्लेन की जो बात हो रही है, ये कैसा है, फ्लड प्लेन। इसके अलावा मिसिसिपी प्लेन्स का जो कि यूएसए में है, डेल्टाइक प्लेन्स इन इजिप्ट एंड इंडिया। डेल्टाइक प्लेन यानी जहां पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है उसकी बात कर रहा है। तो ये सब कैसा है, डिपोजिशनल फीचर से बने हुए हैं, ठीक है। नदियां क्या करती हैं, सेडिमेंट्स वगैरह, सिल्ट्स वगैरह लेके आती हैं
और जहां पे समंदर से मिलने का जो एरिया होता है वहां पे छोटी छोटी जो है यहाँ पे ये एस्चुरी फॉर्म कर लेती हैं। तो ये जो अपने साथ सेडिमेंट सिल्ट लेके आती हैं, ये जो है इकट्ठा होके जगह जगह पे ये जमा हो जाता है, जमा होके यहाँ पे जो प्लेन फॉर्म करेगा। अब इधर किनारे किनारे से पानी गुजर जाएगा और ये जो इनका स्पीड एकदम स्लो हो गया है, तो जो कुछ भी इनके साथ सेडिमेंट है, मिट्टी है, वो क्या करेंगी, ये यहाँ पे डिपॉजिट करेंगी और यहाँ पे जो प्लेन बनेगा, इस प्लेन का नाम क्या होगा, डिपोजिशनल प्लेन। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स वगैरह लाए गए हैं वो यहाँ पे अब स्पीड कम हो रही है नदी की, अब बिल्कुल प्लेन से जो है समुद्र को मिलने वाली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड स्लो है, पानी भरा पड़ा हुआ है, तो धीरे 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 सेटल होते जाते हैं सारे पार्टिकल वगैरह और जमा होंगे और प्लेन फॉर्म करेगा, फिल हो जाएंगे, नदी जो है आगे जो है दाएं बाएं से निकल जाएगी, है ना, स्चुरी फॉर्म करके। स्चुरीज पे वो मुहाना कहते हैं जहां पे समंदर मिलता है, नदियां जो है समंदर से मिलती हैं, तो वहां पे जो प्लेन फॉर्म हो रहा है दैट इज डिपोजिशनल। फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का जो फुट हिल्स होता है वहां पे क्या फॉर्म होता है, पिडमॉन्ट, है ना, एलुवियल प्लेन फॉर्म होता है, इसका नाम है। फुट हिल्स पे जो माउंटेन्स के जैसे पर्वत वगैरह हैं, ठीक है, पर्वत वगैरह है, यहाँ से जो नदियां वगैरह निकल रही हैं और यहाँ पे जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी भाई इनका जब बारिश वगैरह का पानी आएगा ना, जब यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह पिघलेगा तो ये अपने साथ पत्थर वगैरह सेडिमेंट्स वगैरह लेके आएगा, तो ये इनके डिपॉजिट से जो यहाँ पे प्लेन फॉर्म हो रहा है इसका नाम दे रहा है पिडमॉन्ट एलुवियल प्लेन। ठीक है, अलुवियल जलोढ़ मिट्टी, जल के साथ आने वाली जो मिट्टी है वो फॉर्म कर रही है इस प्लेन को। फ्लड प्लेन डिस्क्राइब किया गया है, अबव आर आल्सो एलुवियल प्लेन। फ्लड प्लेन को भी एलुवियल प्लेन कहते हैं क्योंकि फ्लड प्लेन में भी क्या होता है कि जब नदी जो है किसी ऊंची जगह से नीचे की तरफ आती है और यही डायरेक्शन होता है नदी का, प्लेन्स की तरफ आती है पहाड़ों से, तो अपने साथ क्या लेके आती है, रास्ते का पूरा कचरा लेके आती है, सेडिमेंट्स वगैरह सिल्ट्स वगैरह लेके आती है, और जहां इसकी रफ्तार कम होती है, पानी ज्यादा भरने लगता है और मिट्टी इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और प्लेन्स इसको मैदान मिलने लगता है, तो यहाँ स्पीड स्लो हो जाएगी। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फैलता है, लेकिन जब लो लेवल ही मिलेगा, सेम लेवल यहाँ पे मिलेगा, तो पानी की स्पीड कम हो जाती है और ये सारा डिपोजिशनल फीचर दिखाता जाएगा। ये सब डिपोजिशनल फीचर है, दिख रहा है ना, सेडिमेंट वगैरह, सिल्ट वगैरह। अब ये सब जो प्लेन फॉर्म होगा, यहाँ पे जो मिट्टी का फॉर्मेशन होगा, प्लेन्स मिट्टी की वजह से जो मैदान बन रहा है सेडिमेंट्स वगैरह की वजह से, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग डिपोजिशनल प्लेन। ठीक है, और ये कैसा है, अलुवियल। अलुवियल क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे वो वही सेडिमेंट्स वगैरह से ही मेनली ये बना हुआ है, और ये जो बना रहता है सेडिमेंट्स वगैरह से, तो ये क्या करता है, फर्टिलिटी लेके आता है, ढेर सारी फर्टिलिटी लेके आएगा। फिर जो है अगले साल फिर जो है दोबारा तिबारा क्या होगा, जब जब जो है पानी जो है आता जाएगा, तब तक पानी के साथ क्या हो जाएगा कि सेडिमेंट्स, न्यू सेडिमेंट्स और सिल्ट्स वगैरह यहाँ पे आते जाएंगे, किसके साथ, पानी के साथ, और वो जमा होते जाएंगे नदियों के किनारे जहां पे उनकी स्पीड कम हो रही है, डिप बढ़ रहा है, स्लो डाउन हो रही है। तो ऐसे में जो है एलुवियल प्लेन वगैरह जो होता है, जो बार बार रिन्यू हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है नए सेडिमेंट सिल्ट से, बहुत फर्टाइल होते हैं ऐसे मैदान, किसके लिए, खेती के लिए। ये गंगा नदी के आसपास का, यंगजे नदी के आसपास, मेकोंग के, सेल्विन के, ये नदियों के आसपास का जो मिट्टी है वो कैसा होता है, बिल्कुल बहुत उपजाऊ होता है। इसको ग्रीनरीज, अन्नगार कहते हैं, ग्रीनरीज कहते हैं किसका, दुनिया का। इंडिया में ये जो फ्लड प्लेन्स है ये डिवाइड है किसमें, खादर में और बांगर में, है ना। खादर का मतलब कौन से प्लेन्स, ऐसे प्लेन्स, ऐसे मैदान जहां पे बार बार न्यू डिपॉजिट आता है, नदियां फिर से आएंगी, फ्लड वगैरह थोड़ा सा भी हो जाएगा तो उनका सेडिमेंट सिल्ट्स वगैरह उन मैदानों में बिखर जाएगा, और फिर से जो है नदियां जो है फिर जैसे जैसे सिकुड़ते हैं तो सेडिमेंट सिल्ट तो बिखर गया, तो उनपे रह जाता है, एक नई लेयर पड़ गई, नदियां आई, फ्लड हुआ तो फिर एक नई लेयर यहाँ पे पड़ गई। ठीक है, फिर उसके बाद नदी का पानी कम हुआ तो भाई ये खेती के लायक हो गया, तो अब इसके ऊपर एक क्या आ गया, न्यू लेयर आ गया, किसका, सेडिमेंट्स का, सिल्ट का। तो ये बार बार नहीं हो जा रही है तो इसको बोलते हैं खादल प्लेन्स। और ऐसा होता है कोई कोई भांगर प्लेन्स जो कि कभी फ्लड वगैरह आया था उससे बंद तो गई एक बार, लेकिन अब दोबारा फ्लड ऐसा नहीं हो रहा है कि दोबारा से ये रिप्लेनिश हो पाए, से इनके ऊपर सेडिमेंट सिल्ट की दूसरी परत आ पाए, तो ये जो पुरानी है उनको कहते हैं भांगर, ओल्ड डिपोजिट नॉट रिन्यूड एवरी ईयर। हर साल ये नई नहीं होती हैं, हर साल नई खादर होती है और भांगर, जो कि एक बार हो गई दोबारा नहीं हो रही। विंड डिपोजिशन से भी वहां पे बनता है, तो विंड डिपोजिशन में देखा जाए तो ऐसे प्लेन्स कहां पे बनते हैं,
ये ज्यादातर रेगिस्तानों में बनेंगे, जहां हवाओं को रोकने के लिए कुछ नहीं है, जहां हवाओं की स्पीड बहुत ज्यादा है। और हवाओं की स्पीड क्यों ज्यादा है? क्योंकि क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ना, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जहां हाई टेम्परेचर रहेगा और इधर कोल्ड टेम्परेचर रहेगा, तो हमेशा कोल्ड टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जो है हवा चलेगी और बड़ी तेजी से चलेगी। और ये भी हवाएं जो बहती हैं वो रास्ते में क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं बिल्कुल। जहां ठंडा मौसम रहता है वहां पे हाई प्रेशर रहता है, लो प्रेशर कहां पे रहता है, जहां पे गर्म हवा रहती है। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है हवाएं, ठीक है, ठंडी जगह से लेके गर्म जगह की तरफ जाएंगी। अच्छा, कह रहा है कि जैसे सहारा डिजर्ट है अफ्रीका में, थार डिजर्ट है इंडिया में, उसकी बात कर रहा है कि ऐसे प्लेन्स वहां पे फॉर्म होते हैं। इरेगुलर अंड्यूलेटिंग सरफेस यहाँ पे एग्जिस्टेंस में दिखेगा, सैंड्यून्स और हेलोज वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी कि कहीं पे ऐसे सैंड्यून्स भी दिखेंगे और कहीं पे ऐसे गड्ढे वगैरह भी दिखेंगे, तो उसकी बात कर रहा, अंड्यूलेटिंग सरफेस आपको मिलेगा। हेलोज, लोइस प्लेन्स जो चाइना में है, ये जो है कैसे बना है, ये बना हुआ है आपका डेजर्ट से। तो ये दिख रहा होगा आपका, ये आपका जो ऊपर ऐसे उठा हुआ है सैंड ड्यून्स है। ये सैंड ड्यून्स अपना जगह बदलते रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं, एक जगह से डिपोजिट दूसरी जगह डिपोजिट हो गया हवाओं से, तो इस तरीके से। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है आपका, ये वाले प्लेन्स का फॉर्मेशन, ये मेनली उसी से हुआ है। मैराइन डिपोजिट की बात करें तो मैराइन डिपोजिट क्या होता है? मैराइन डिपॉजिट, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ इसमें वो मैराइन यानी वाटर सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, समंदर के अंदर की, नदी के अंदर की। ये प्लेन्स बने हैं कहां पे? कोस्टल रीजन में। कोस्टल किसको बोलते हैं? समंदर का जो तट होता है, समंदर का किनारा, उसको बोलते हैं। जैसे गोवा वाले बीच की बात करो तो एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है और इस्चोरीन बैंक्स है इन द नीदरलैंड। इस्चोरीन बैंक मैंने आपको बताया ना कि वो मुहाना जहां पे नदी जो है यहाँ समंदर से मिलने वाली होती है, मिलने को होती है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से। और ये जो रास्ते बंद हो रहे हैं वो पता है क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे मेनली जो है पूरा सेडिमेंट वगैरह जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूरा सेडिमेंट वगैरह जमा होता जाएगा। और छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज जैसे होती है, मिलती है पहले, तो एस्चुरीज में भी जो है छोटे छोटे धाराओं से फिर जाके समंदर में ये नदियां मिल जाती हैं। इसके अलावा जो कोस्ट है कहाँ का? जर्मनी का और डेनमार्क का जो तट है, इन डेनमार्क हम लोगों को क्या मिलता है? पोल्डर मिलता है और डाइक मिलता है। क्या क्या मिलता है वहां पे? पोल्डर और डाइक की बात कर रहा है। तो पोल्डर क्या होता है, डाइक क्या होता है, बताओ? तो पोल्डर और डाइक की अगर हम लोग बात करें तो पोल्डर क्या होता है, पहले देख लो डेफिनेशन क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ। पोल्डर जो है एक पीस होता है जमीन का जो रिक्लेम होता है कि फ्रॉम सी और लेक। कहां से बना है भाई? कहां का है? सी का है या फिर लेक का है। ये सबमर्ज लैंड होता है, इज सराउंडेड बाय एन एम्बैंकमेंट या फिर डाइक जिसको बोलते हैं, एंड ड्रेन्ड बाय पंपिंग वाटर इनटू कैनाल्स। अभी देखो क्या हो रहा है, पोल्डर और डाइक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जमीन है, ये क्या है? जमीन के टुकड़े हैं। ये क्या है? जमीन के टुकड़े, ठीक। अब ये जमीन के टुकड़े हैं, ऊपर को होंगे, थोड़े हाइट पे होंगे, और इनके चारों तरफ क्या होगा? पानी होगा। क्या होगा? चारों तरफ पानी होगा, एम्बैंकमेंट होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये जो एम्बैंकमेंट आपको देखने को, पोल्डर इज अ पीस ऑफ लैंड, तो ये हो गया आपका पोल्डर, ठीक है, पीस ऑफ लैंड फ्रॉम द सी और लेक। सी और लेक में बाकी सब डूबा हुआ है, फिर ये इज सराउंडेड बाय एन एम्बैंकमेंट, चारों तरफ पानी है, जिसको क्या बोलेंगे? डाइक। ये क्या है भाई? डाइक है। तो आप समझ सकते हो कि पोल्डर और डाइक इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो वाटर वगैरह ऐसे पंप करके इसको भरा जाता है, तो भाई चारों तरफ पानी, एम्बैंकमेंट, डाइक, और ये बीच बीच में जो लैंड का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड पोल्डर। इंपॉर्टेंस क्या है लैंड फॉर्म्स का, वो भी देखते हैं। अब चैप्टर बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है। क्या है? सबसे पहली बात तो भाई खूबसूरत नजारे दिखते हैं लैंड फॉर्म से, है ना। बिल्कुल देख के मन करता है कि हाँ बस इधर ही घूमने के लिए निकल जाओ। वो अलग बात है कि फिर नेटवर्क और टावर को देखते हुए तुम वापस आ जाओगे कि रील्स वील्स नहीं दिख पा रही है वहां पे, है ना, कुछ और ही देखना है। लैंड फॉर्म्स की बात करें तो जो लैंड फॉर्म्स है सरफेस पे अर्थ के, ये निशान है, सिंबल है किसके? एनर्जी की। किसकी एनर्जी? अर्थ की एनर्जी। अर्थ की एनर्जी जो है उसकी वजह से ही तो, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से ही तो ये क्या हो रहा है, इनका फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं।
बेसिकली ये रिजल्ट है बहुत सारी हीट एनर्जी जो जनरेट हो रही है धरती के अंदर, और बहुत सारे क्लाइमेट फैक्टर जो यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं धरती के ऊपर। भाई वेदरिंग है, इरोजन है, ड्यूनेडेशन है, ये भी तो अभी पढ़ना बाकी है, तो ये भी तो है जो ऊपर में फोर्सेस हैं जो रेसिजुअल माउंटेन को बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी क्या है, क्या कर रही हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म क्रिएट कर रही हैं। अर्थ क्या करता है, अपना एनर्जी रिलीज करता है, कहां पे, इन्वायरमेंट में, मतलब अर्थ क्रस्ट के ऊपर इसका इफेक्ट दिखाता है अपने टॉप लेयर पे, और किसकी वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसमें, अर्थक्वेक वगैरह आता है, जो भूस्खलन आता है, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो इस तरीके से अर्थ क्या करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इंटरनल फोर्सेस जो अंदर में है, और साथ ही साथ ऊपर में जो वेदरिंग हो रहा है, इरोजनल फोर्सेस लग रहे हैं, ये सब डोमिनेंट फैक्टर होते हैं किसमें, स्कल्पचरिंग ऑफ लैंड। ये बिल्कुल कला के रूप में बिल्कुल क्या करते हैं, ये ऊपर की जमीन की सतह को ढालते हैं, बिल्कुल कैसा, स्कल्पचरिंग ऑफ लैंड में ये क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर है। आगे कह रहा है लैंडफॉर्म्स हैव दस द फॉलोइंग एडवांटेज, क्या कुछ फायदे हैं इससे। जैसे आप देखते हो पर्वत है, और यहाँ पे प्लेट्यूस पठार वगैरह है, और आप देखते हो कि यहाँ समतल मैदान वगैरह है, और जो आपको घाटी वगैरह दिखती है, दो पहाड़ों के बीच में जो नदियां गुजर रही हैं, जो घाटियां हैं, उसकी बात करें, ये बहुत ही खूबसूरत जो स्कल्पचर्स ढांचे होते हैं नेचर के सरफेस के ऊपर क्रस्ट के, ये क्या करते हैं, ये खूबसूरती प्रदान करते हैं भाई। हर किसी को दिल करेगा इधर जाने का, वक्त बिताने का, और टेम्परेचर भी अच्छा खासा ठंडा होता है ना ऊंचाई पे। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये क्या दिखाते हैं, रिलीफ फीचर दिखाते हैं अर्थ के। अर्थ के रिलीफ फीचर के, कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेट्यूज हैं, अलग अलग जगह पे इनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट पे। अगर ये हिमालयाज नहीं होते तो पता चलता ठंडी हवाओं से पूरा रेगिस्तान बन गया होता अपना हिंदुस्तान। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, विंड्स के डायरेक्शन को भी चेंज करने में, प्रेसिपिटेशन यानी कि वाटर अलग अलग फॉर्म में जो जमीन पे आता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, वो भी चैप्टर है ज्योग्राफी में, पढ़ोगे आप। एज वेल एज दूसरे जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस वगैरह हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये पहाड़ वगैरह। वाटर साइकिल में भी इनका बहुत अहम भूमिका होता है, जैसे नदियां निकलती हैं पेरिनियल रिवर्स वगैरह के लिए, वो एज अ वाटर सोर्स रहते हैं। हिमालय क्लाइमेटिक डिवीजन करता है और एक डिस्टिंक्टिव क्लाइमेट देता है इंडियन कॉन्टिनेंट को, है ना। जो हिंदुस्तान है उसमें एक अलग तरह का एनवायरनमेंट क्यों मिल पाता है, इसकी वजह से मिल पाते हैं, हिमालयंस की वजह से। यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है, यानी माउंटेन रेंज यानी पर्वतों की जो श्रृंखला है पूरी, है ना, ऑफ द वर्ल्ड आर द एबोर्ड ऑफ स्नो। एबोर्ड ऑफ स्नो का मतलब क्या है, निवास, निवास मतलब रहने की जगह जिसको बोलते हैं। निवास है किसका, बर्फ का और ग्लेशियर का, यहाँ पे बहुत सारे बर्फ और ग्लेशियर आपको मिलेंगे, और इसीलिए सोर्स है किसके लिए, पेरिनियल रिवर। ऐसी नदियां जो पूरे साल इनमें पानी किसकी वजह से होता है, तो वो पानी होता भी इन्हीं की वजह से है। पेरिनियल रिवर मतलब पूरे साल नदियों में पानी। बहुत सारे जो है फॉरेस्ट आपको यहाँ पे स्लोप्स पे, इनके ढलानों पे देखने को मिलेंगे, हिल्स के ढलानों पे, पर्वतों के प्लेट्यूज के ढलान पे आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे जंगल मिलेंगे, प्लेट्यूज के ढलान पे नहीं, प्लेट्यूज में। ये घर हैं, ये जो जंगल है ये घर है, या जो जगह है ये सब घर है किसके, अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे मिलेंगे, जानवर मिलेंगे। तो इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी है ऑफ लाइफ, यानी कि किसकी बात कर रहा है, प्लांट्स की, वेजिटेशन की, सबकी बात कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी अर्थ की, वो भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, एट्रीब्यूटेड टू रिलीफ। एट्रीब्यूटेड का मतलब है जिम्मेदार है किसकी वजह से, है ना, रिलीफ की वजह से यहाँ पे, ठीक है। वो किसकी वजह से, अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए अलग अलग बायोडाइवर्सिटी हर जगह पे देखने को मिलेगी। सिंस सच रिलीफ फीचर ऑल्सो एग्जिस्ट इन ओशियंस, समंदरों में भी ऐसा रिलीफ फीचर है, जैसा कि हमने देखा कि एंडीज वाले में, कि पूरे नीचे पर्वत श्रृंखला है ना, एंडीज वाला, सॉरी वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज वाला। तो ये जो आइलैंड ग्रुप्स है और कोस्टल रीजन्स होते हैं, तट के जो इलाके वगैरह होते हैं, या जो कोई टापू वगैरह का इलाका होता है, वो बहुत बेहतरीन इलाका होता है किसके लिए, मछली मारने के लिए ना, फिशिंग वगैरह का बहुत अच्छा साइट है। बड़े बड़े मेजर लैंडफॉर्म जो है क्रिएट होते हैं किसके वजह से, डिस्टर्बेंसेस। कैसे डिस्टर्बेंसेस, जो ऑपरेट करते हैं धरती के अंदर, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस, है ना। ज्यादातर मिनरल है, फॉसिल फ्यूल है, वो सब जो है सरफेस पे अर्थ के आते हैं, किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू दिस
डिस्टरबेंसेस। तो ये सारी चीजें जो है फायदे के लिए भी हैं, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिव भी देखा हम लोगों ने, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म के कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, और ऊपर जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स काम करते हैं, वेदरिंग है, ड्यूनेडेशन है, इरोजन है, तो ये सब कैसा है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं। तो हमने इसमें देखा कि अलग अलग मेजर लैंडफॉर्म्स अर्थ के और वो कैसे बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।